सो गाइज हम यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं करंट अफेयर से। और पहला करंट अफेयर है कि इंडिया और इसराइल की जो बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है वो अभी हमने साइन किया है। तो आपको इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे रेड मार्किंग की है, सिर्फ आपको उन एरियाज को नोट डाउन करना चाहिए, या उनके बारे में अगर आपको पता रहेगा तो इतना एनफ है। अदरवाइज पूरा का पूरा करंट अफेयर जो है ना, फिलहाल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा जो अभी ऑब्जेक्टिव है वो है जो इसके अंदर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्सट्रैक्ट करें यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है इसमें कि इसराइल वो फर्स्ट ओईसीडी कंट्री है जो, अब आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि ओईसीडी कंट्रीज क्या हैं, ये आपको साथ साथ होमवर्क देखना चाहिए। और इसमें क्या इंडिया का नाम आता है या नहीं आता है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इंडिया और इसराइल, और जैसा मैं इसमें बताया गया कि इसराइल पहली कंट्री है ओईसीडी कंट्री जिसके साथ इंडिया ने ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट किया है। तो आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है, ये हम पहले भी एक्चुअली इस तरह के अग्रीमेंट 1996 में कर चुके हैं, लेकिन वो 2017 में वो हमारा टर्मिनेट हो गया था, अगर हम इसराइल की बात करते हैं। ये जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट होते हैं वो है क्या। जैसे मान लीजिए अगर इंडियन कोई कंपनी है और वो अपना बिजनेस कर रही है इसराइल के अंदर, और उन्हें वहां पर कोई नुकसान हो जाता है, और वहां की जो गवर्नमेंट है इसराइल की कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ जाती है जिसकी वजह से हमारी जो कंपनी है उनके वहां पर जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसको कोई नुकसान होता है, तो ऐसे में जो इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, इसको बोलते हैं इन्वेस्टर जो स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो ये चीजें जो है ना हमने इसमें एक्सप्लोर करनी होती हैं। बस सिंपल आपको इतना आइडिया रखना है और इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह के हमारे जो पहले दूसरी कंट्रीज के साथ जो इस तरह की हम कोई ट्रीटी करते थे, कोई बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करते थे, तो अब हमने उनके पैटर्न को चेंज किया है। और हमारे पास इस टाइम पर जो न्यू मॉडल बीआईटी है उसके तहत हमने जैसे उज्बेकिस्तान, यूएई या किर्गिस्तान के साथ हमने इस तरह के जो अग्रीमेंट्स हैं वो किए हैं। तो आपको ना इसमें यहाँ पर ये चीजें देखनी है, या सिर्फ आप सिर्फ इतना याद रखें, इतना इसके लिए एनफ रहेगा। और साथ ही साथ इसमें जैसे थोड़ा सा अगर आप याद रख सकें कि 800 मिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सकती है, बस इसमें ये भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। हालांकि क्योंकि इस समय पर हम इसराइल की बात कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि इसराइल के जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको एक तो पता होना चाहिए, यहाँ पर नॉर्थ की तरफ लेबनान से जो है ना ये बाउंड्री शेयर करता है इसराइल। और यहाँ पे वेस्ट की तरफ जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर जहाँ ये मैंने जैसे सर्कल किया, दैट इज सीरिया। और सीरिया और इसराइल के साथ एक जो डिस्प्यूट है वो है गोलन हाइट्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है और ये आ भी चुका है यूपीएससी में। दैट गोलन हाइट किस किस कंट्री के बीच का डिस्प्यूट है, तो आपने बोलना है कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो टेरिटरी है वो इसराइल और सीरिया के बीच की टेरिटरी है। इसी तरह से जो सी ऑफ गैलिली है उसकी प्रेजेंस कहाँ है, तो यहाँ पे शो की गई है। और जो वेस्ट बैंक है, न्यूज में क्यों था या कहाँ की टेरिटरी, तो आपने बोलना है वेस्ट बैंक जो एक टेरिटरी है वो इसराइल के बीच में है, आपको ये पता होना चाहिए। जो गाजा स्ट्रिप है या गाजा पट्टी जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो पट्टी है दैट्स अ गाजा, यहीं पर ये सिटी है गाजा सिटी अंदर रफा। और जो डेड सी है भी क्वेश्चन आता है कि डेड सी कौन कौन सी कंट्री के बीच में, तो आपने यहाँ पे बोलना है दैट इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं दोनों। तो इस तरह से आपको ना ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज में आप देखिए यहाँ पे जैसे कि जो सीपी राधाकृष्णन है वो अब वाइस प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट किया गया है। तो आपको कौन कौन से यहाँ पे इनके फैक्ट्स पता होने चाहिए। पहली बात कि ये 15th वाइस प्रेसिडेंट है। और सेकेंडली इनके जो इन्होंने किसको डिफीट किया है, जो चीफ जस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ जज रहे हैं, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, तो आपको इसमें ये कुछ अगर फैक्ट्स याद रखें तो इतने एनफ है इसमें। और साथ ही साथ अगर कोई और कोर फैक्ट्स की बात की जाए तो आपने ये बोलना है कि 452 वोट्स यहाँ पे जो मिस्टर राधा कृष्णन है जो इस समय पर इलेक्ट हुए हैं, सीपी राधा कृष्णन, उनको वोट्स 452 पड़े हैं, और जबकि मिस्टर रेड्डी को 300 वोट्स पड़े हैं। जो सीपी राधाकृष्णन है वो जो हमारे इस समय पर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इससे पहले गवर्नर भी रह चुके हैं, कहाँ के, झारखंड के, तेलंगाना के, पुडुचेरी के एंड महाराष्ट्र के। कई बार ना क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं या कहाँ के गवर्नर नहीं थे, जो नीचे आपके पास ऑप्शन दिए गए वहाँ कहाँ के गवर्नर नहीं थे या थे, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑल्दो बाय प्रोफेशन ये एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और ये मतलब तमिलनाडु की तरफ से थर्ड लीडर हैं जो
इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मतलब इस पोस्ट तक पहुंचे हैं। इससे पहले इनके साथ साथ यानी गवर्नर तो रह चुके हैं 4 स्टेट्स के, साथ ही साथ ये 2 बार लोकसभा के एमपी भी रह चुके हैं, और ये कोयम्बटूर से एमपी मतलब इलेक्ट हो चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो 35 एज होनी चाहिए मिनिमम, जो भी वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट मतलब चुना जाना है, और वो उसकी एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए ताकि वो राज्यसभा का मेंबरशिप ले सके। और 5 ईयर की टर्म होती है इनकी, और प्राइमरी रोल जो है दैट इज, इनका प्राइमरी रोल क्या है, जो हमारी राज्यसभा है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह का रोल रहता है इनका। और इनके रिमूवल के लिए यहाँ पर राज्यसभा में ही आप इनका रेजोल्यूशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ऑलरेडी ये जो है ना पॉलिटी के अंदर कवर कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे लोकसभा में सिर्फ अप्रूवल लेनी होती है, तो मेन इनका जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा से स्टार्ट किया जाता है, और यहाँ पे सिर्फ अप्रूवल ली जाती है लोकसभा से। तो इनके साथ जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स के नंबर आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो जीके फैक्ट्स हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के साथ जुड़े हुए जो जीके फैक्ट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। कि अभी तक सिर्फ जो है ना, जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, वो और मोहम्मद हामिद अंसारी, ये 2 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट्स रहे हैं जिन्होंने 2 बार लगातार मतलब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को मतलब ये उस पे बने रहे हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे एस राधाकृष्णन और जो हिदायतुल्लाह, और इसी तरह से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये वो 3 नाम हैं जिनका इलेक्शन यानी कि अनअपोज्ड हुआ था, यानी कि इनके सभी लोग इनके नाम पे सहमत थे, तो कोई इनके मतलब काउंटर इलेक्शन के लिए कोई भी यहाँ पे कंटेस्टेंट एज नहीं था। और एक और यहाँ पे जो कृष्णकांत हैं, वो एक पहले और सिर्फ अभी तक एक पहले और आखिरी आप कह सकते हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जिनकी ऑफिस में रहते हुए डेथ हुई थी, यानी जब वो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट थे तब उनकी डेथ हुई थी। एक और फैक्ट यहाँ पे, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक अकेले ऐसे पर्सन है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं, और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो आपको ना ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और फॉस्फेट रॉक माइंस के ऊपर बात की जा रही है। एक्चुअली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बहुत मतलब कह सकते हैं कि हैवी बर्ड है, और ये राजस्थान गुजरात के एरियाज में मिलता है। और ये अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि जहां पर राजस्थान के जैसलमेर एरिया में, वहां पर एक बिरमानिया रॉक फॉस्फेट माइन यानी कि माइनिंग होने की वजह से इसकी जो हैबिटेट है, इसके जो रहने की जगहें हैं वो मतलब कम होती जा रही हैं। तो इस वजह से वहां पर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि हैवी फ्लाइंग बर्ड है, आप इसके बाद में पिक्चर को सर्च कर लीजिएगा। और राजस्थान के मेनली थार डेजर्ट में मिलता है, हालांकि इसके कुछ जो पॉपुलेशन है वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यानी कि आपको ये सारे याद नहीं रखने, सिर्फ ये कहना है कि मतलब राजस्थान के अलावा बाकी स्टेट्स में भी इनकी कुछ पॉपुलेशन मिलती भी है। इसके साथ साथ इसी तरह के कुछ और जो है ना इनकी स्पीसीज से जुड़े हुए जो बस्टर्ड स्पीशीज है, उसी के साथ साथ जैसे लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन या मैक्वीन बस्टर्ड, ये भी, और साथ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये 4 जो है ना यहाँ पे 4 बस्टर्ड स्पीसीज हैं जो कि इंडिया में मिलती हैं। तो ये आपको फैक्ट पता होना जरूरी है। ये ओमनिवोरस होते हैं, यानी कि जो भी इनको चीज मिल जाए अपने इंजेशन के लिए, खाना खाने के लिए, ये उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इनकी आखिरकार पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हो रही है, क्योंकि जिन एरियाज में इनकी हैबिटेट है, रहने की जगह है, वहां पर पावर लाइंस यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई सप्लाई है, उन इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ टकराने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये ना सामने की तरफ नहीं देख पाते, तो फ्रंटल विजन नहीं होने की वजह से ऐसा होता है, यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। याद रखिए जहां पर भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है वो मतलब ये इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पीसीज है, ये यानी कि एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं स्पीसीज है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और जहां पर भी होते हैं इसका मतलब है कि वहां पर घास के मैदान अच्छे हैं, यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम वहां का अच्छा है। तो आपने सिंपली बोलना है कि ये इंडिकेटर है, इंडिकेट करते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम काफी अच्छा है। उसके बाद आपको इसमें जो फैक्ट्स पता होने चाहिए, इनको बचाने की शुरुआत हमने 2013 में की थी, और उस समय पर हमने बाद में एक प्रोग्राम भी स्पेशली शुरू किया, बस्टर्ड जो रिकवरी प्रोजेक्ट इन 2016। और लेकिन शुरू में ये याद रखना है ये सिर्फ 5 ईयर के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसको 2033 तक हमने एक्सटेंड कर दिया था, पहले 2016 से 2021 तक था। तो इस समय पर 140 के आसपास इनकी पॉपुलेशन रह गई है। और इन्हीं के साथ जुड़ी हुई जो दूसरे बस्टर्ड स्पीसीज है जैसे कि लेसर फ्लोरिकन, वो 1000 के आसपास रह गए हैं, और मतलब ये काफी कम संख्या रह गई है। अब क्योंकि फॉस्फेट रॉक्स की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए
जो फॉस्फेट रॉक्स होती हैं वो बेसिकली ओशन के फ्लोर पर, यानी कि जो समुद्र की तली है वहां पर ये मतलब एक अकोमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, यानी कि डेड बॉडीज, चाहे फिश की हो या कोई और भी डेड बॉडीज हो सकती हैं, प्लांट्स की या एक्वेटिक एनिमल्स की, या जो अर्थ की तरफ या कह सकते हैं क्रस्ट की तरफ से गए हुए जो डेड बॉडीज हैं, जब वो समंदर की एक ओशन फ्लोर पर सेटल हो जाते हैं तो काफी सालों के बाद वहां पर फॉस्फेट रॉक्स बनती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एग्रीकल्चर के लिए। तो आपको ये पता होना जरूरी है इसमें, जो लार्जेस्ट डिपॉजिट है, इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मोरक्को में मिलते हैं मेनली, आपको याद होना चाहिए। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है और ये नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलती है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में आपको मोरक्को मिल जाएगा, आपको एटलस देखना चाहिए इसके लिए। तो सबसे ज्यादा फॉस्फेट वहीं प्रोड्यूस होता है और सबसे ज्यादा डिपॉजिट भी हमें वहीं पर ही मिले हैं इंडिया में। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर इनके डिपॉजिट फॉस्फेट रॉक से काफी ज्यादा मिले हैं हमें। इन फॉस्फेट रॉक्स का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? टू क्रिएट द कैल्शियम फॉस्फेट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर द एनिमल्स। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारी एनपीके होता है, यानी कि जो नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटेशियम है, एनपीके बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप्स के लिए, तो उनमें भी ये यूज होते हैं। साथ ही साथ लेकिन इंडिया के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, इंडिया में जो 90% हमें यहाँ पर मतलब हमें हैविली इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत कम है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी प्रोडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा मतलब 90% के आसपास जो है ना, हमें यहाँ इंपोर्ट से ही अपने गुजारा हम कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने उसको डिक्लेयर किया गया है फुली जो एक लिटरेट स्टेट। तो आपको इसमें याद रखना है, जब 8 सितंबर को ना एक इंटरनेशनल लिटरेसी डे था, और हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम उसके लिए रन किया जाता है, उसका नाम है उल्लास, उल्लास प्रोग्राम। अभी इसको भी देखेंगे क्या है। तो हिमाचल प्रदेश अब फोर्थ स्टेट बन गया है, तो आपने याद रखना है त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा, यानी कि टीएमजी आप याद रख लेना, टीएमजी और इसके बाद एच। तो टीएमजीएच में अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जो है हमारे पास फोर्थ फुली लिटरेट स्टेट है। अगर कोई यूटी की बात करता है तो आपने कहना है कि 2024 में लद्दाख जो है पहली एक फुली लिटरेट यूटी बन चुका है, इतना एनफ है। उल्लास प्रोग्राम के बारे में अगर बात की जाए, ये एक इसकी फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग द लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसके तहत एक्चुअली क्या है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये याद रखना है। 2022 से 2027 तक इसका टाइम पीरियड है, और इसे हम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी बोलते हैं, जिसके तहत जो 15 साल से ज्यादा की एज के नॉन लिटरेट अडल्ट हैं, जो पढ़ना नहीं जानते लिखना नहीं जानते, उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है, ताकि उन लोगों को हम लिटरेट कर सके, डिजिटली भी लिटरेसी दी जा सके, और फाइनेंशियली यानी कि उनको बैंकिंग या सेविंग कैसे करें, कहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इस प्रकार की उनको हम जो एजुकेशन है वो दे सकें। तो उल्लास प्रोग्राम जो है ना, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये अंडरस्टैंडिंग द लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये सबके लिए है। और स्पेसिफिकली जो मैंने अंदर आपको इसमें पॉइंट्स बताए वो आपको याद रखने हैं, इसके अलावा बाकी छोड़ सकते हैं। और इस प्रोग्राम के तहत जो लोगों को सिर्फ एक लैंग्वेज दो लैंग्वेज में नहीं सिखाया जाएगा, जिस यानी कि 26 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर लोगों को ये कोर्स या ये जो लिटरेसी है ये प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो नेशनल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, यानी कि जैसे हम जब काउंटिंग करते हैं कि इंडिया में कितने लोग हैं, सेंसस जिसको बोलते हैं हम, तो वो सारी जो एक डेटा है वो हमारे पास जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, उनके पास भी एक डेटा यहाँ पर है, जिसमें ये बताया गया है कि हर वो पर्सन जो 7 ईयर से अबव है, 7 ईयर या इससे अबव एज का है, जो रीड कर सकता है और लिख सकता है विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, यानी कि वो हिंदी हो या कोई और लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, उसके अंदर वो जो लिख सकता है पढ़ सकता है, 7 ईयर से अबव है, उसको हम लिटरेट मानते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे लिटरेट जो पर्सन है, यानी कि पढ़ा लिखा पर्सन किसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे जैपर्ड एक्सरसाइज, जो कि 2025 की है। ये आपको सिंपली याद रखना है दैट रशिया के अंदर जो निजनी, रशिया में इस एक्सरसाइज के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया, हमारे हमारी जो है यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट ने। और इसके अंदर हमारे आर्मी फोर्स और जो यानी कि एयरफोर्स और नेवी के तीनों के पर्सन गए थे। 2009 से ये हम इसमें पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। यहाँ पे जैपर्ड एक्सरसाइज जो है ना, ये कंडक्ट की जा रही है सिंस 2009 बाय द सोवियत ईरा, या फ्रॉम द सोवियत ईरा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं, और इसमें कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द स्पेस 2025। इसके अंदर कोई भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता सिवाय दो तीन पॉइंट्स के।
कि एक तो पहला कि इंडिया जो है ना अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला है बाय 2035, 2035 तक हमारा खुद का एक अपना स्पेस स्टेशन होगा, जिसका नाम होगा यहाँ BSS, दैट्स भारतीय स्पेस स्टेशन। और पहला हमने टारगेट रखा है कि हम फर्स्ट जो एस्ट्रोनॉट है, इंडियन एस्ट्रोनॉट होगा, वो मून पर 2040 में हम उसको लैंड करवाएंगे। सो गाइस, इसमें और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। और एक और यहाँ पे, जैसे जिन लोगों को नहीं पता कि चंद्रयान जो 3 है, वो हमने जब वहां पर लैंडिंग की थी, हमारे जो रोवर्स वगैरह हैं सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो इंडिया एक फर्स्ट कंट्री बन गया था टू लैंड नियर दी जो लूनार, यानी कि चांद के साउथ पोल, जो दक्षिणी उसका हिस्सा है, दक्षिणी जो ध्रुव है, साउथ पोल पर उतरने वाले हम एक फर्स्ट कंट्री थे वहां पर। और अभी रिसेंटली जैसे ग्रुप कैप्टन, ये याद रखिए ग्रुप कैप्टन है, तो आपको वहां पे कुछ और भी नाम दिया जा सकता है, अभी विंग कमांडर वगैरह। तो आपने याद रखना है शुभांशु जो शुक्ला है, जो रिसेंटली न्यूज में भी थे, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कुछ दिन रुके भी थे वहां पर, और ग्रुप कैप्टन है वो, आपको भी इतना इसमें पता हो। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे दैट फिफ्ट, क्या हमारी जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा होनी चाहिए या नहीं। ये एक्चुअली एक न्यूज नहीं है, सिंपली एक वहाँ पे आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट की गई है। तो ऑलरेडी ये ना हम लोग पॉलिटी के अंदर कवर कर लेते हैं, जैसे फिर भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 15(3) में ये बताया गया है कि हमने विमेन, यानी कि जो हमारी सरकार है वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन करेगी। आर्टिकल 15(4) के तहत ये बताया गया है कि जो लोग पिछड़े हैं, यानी कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए सरकार जो है ना स्पेशल प्रोविजन कर सकती है ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। 15(5) के तहत आगे बढ़ने का मौका एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वहां पे रिजर्वेशन देके करने की बात कही गई है, चाहे वो प्राइवेट हो या अनएडेड इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है। बट ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं है जो 15(5) है, तो ये याद रखना है आपने। जो 15(6) है वो 2019 में 103rd अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत जो EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि बेशक कोई एडवांस या कास्ट जो हायर कास्ट हैं, और लेकिन वो अभी उतने ज्यादा मतलब फाइनेंशियली वीक हैं वो लोग, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे कोटा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है EWS का कोटा जो है ना आर्टिकल 15(6) के तहत एजुकेशन जो हमारे पास कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर दिया गया है। जबकि 16(4), जो 16 है वो बेसिकली जॉब से जुड़ा हुआ है, तो आपने इसमें याद रखना है कि बैकवर्ड क्लासेस को, जिन लोगों को अभी तक ज्यादा मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई है जॉब्स के अंदर, उन क्लासेस के लिए 16(4) के तहत रिजर्वेशन दी जा सकती है जॉब्स में। 16(4)(a) के तहत ये बताया गया है कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको प्रमोशन में भी, यानी कि याद रखिए प्रमोशन में रिजर्वेशन है, जब आपकी प्रमोशन होती है उस समय फिर भी आपको रिजर्वेशन दी जाएगी, यानी कि आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो 16(4)(b) है उसके तहत ये कहा गया है कि अगर लास्ट टाइम लेट्स से पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी वो की बार फिल नहीं हो पाई हैं, उससे जुड़े हुए यहाँ पे प्रोविजंस है, सिर्फ आपने याद रखना है दैट अलाउ द स्टेट टू कैरी फॉरवर्ड द अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स विदाउट ब्रीचिंग दी 50% सीलिंग, यानी कि आप 50% की जो सीलिंग है, मतलब जो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 50% तो सीट्स यहाँ पे रिजर्व या उनके लिए तो लेफ्ट या रखनी ही पड़ेंगी, और बाकी जो लास्ट ईयर वैकेंसीज हमारी खाली रह गई थी उन वैकेंसीज में अभी भी नेक्स्ट ईयर भी आगे जो लोगों को हम यहाँ पर जॉब का मौका दे सकते हैं। तो आपने सिंपली याद रखना है 16 जो 4(b) है वो पिछले साल की वैकेंसीज को कैरी फॉरवर्ड करने से जुड़ा हुआ एक प्रोविजन है, सिंपली इतना याद रखें। उसके बाद हम यहाँ बात कर ये इसमें ना 16(4)(b) में आपने याद रखना है दैट ये 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 से आया है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। और जो 16(4)(a) है जो जॉब्स यानी प्रमोशन में भी, ऊपर अभी आप देखा था प्रमोशन में रिजर्वेशन, वो 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 और जिसे बाद में 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में यहाँ पर मतलब अमेंड किया गया था। तो आपको 16(4)(a) और 16(4)(b) के अमेंडमेंट्स भी थोड़े से याद रखने हैं। 16(6) ये बोलता है कि जो EWS है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर उनको जॉब्स में अंडर रिप्रेजेंटेशन है, उनको जॉब्स कम मिली हैं, तो उन्हें भी हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन यहाँ पे देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो रिजर्वेशन से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स और आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल जैसे 330 एंड 332। यहाँ पर शेड्यूल, ये याद रखना है आपने, ये ओबीसीज के लिए नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है आर्टिकल 330, जिसके तहत लोकसभा में MP, याद रखना है आपने,
यहाँ पे लोकसभा के अंदर एमपी की बात हो रही है, ना कि राज्यसभा। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होती है, ये याद रखना है। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा के एमपीज को हम रिजर्वेशन देते हैं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही होती है, वहां पर ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। और 332 में सेम प्रोविजन ये एमएलए बनने के लिए है, आपको इतना याद रखना है। और 233 टी के तहत जो है ना सीट्स, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो ग्रुप्स हैं उनके लिए रखी गई हैं म्यूनिसिपैलिटी में। टी में याद रखिएगा म्यूनिसिपैलिटी। और यहाँ पे 243 डी की बात करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए पंचायतों में यहाँ पे रिजर्वेशन रखी गई है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ एक और है, दैट्स आर्टिकल 335, जिसके तहत जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये इनको मतलब जब भी हमारी सरकार है कोई पॉलिसी वगैरह बनाती है तो उस समय पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की मतलब रिप्रेजेंटेशन एक एडिक्वेट लेवल पर हो जॉब्स के अंदर, इस तरह की कोई प्रोविजन कर सकती है। लेकिन वो कभी भी उस ऐसा करते हुए स्टेट को यानी कि सरकार को ध्यान रखना होगा कि कहीं इतनी भी लो मेरिट जो है वो हम चूज ना कर लें, ताकि जिसकी वजह से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है ना वो काफी डिक्लाइन हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यहाँ पे वर्ड कहा गया है। इसके साथ जुड़े हुए कि एक आपको दो केसेस और याद रखने हैं। जो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस दी चंपाकम दोराईराजन, ये याद रखिए, बहुत ही फेमस केस है गाइस। इसकी वजह से ना यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट हो गई थी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपको बस इतना याद रखना है, इसमें ना एक्चुअली आर्टिकल 15(1) के तहत जो प्रोविजंस हैं, पॉलिटी में आप 15(1) पढ़ते हो, और उन प्रोविजंस को ना इनवैलिड ठहरा दिया गया था बाय द कोर्ट। तो उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट की गई थी जो हमारी गवर्नमेंट है कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, और कोर्ट के ऑर्डर्स के मतलब उनको ओवररूल करने के लिए। जहां मैंने टिक किया है दरअसल इंद्रसानी केस, जिसके तहत ये बताया गया था कि रिजर्वेशन किसी भी वे से 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। और एम नागराज केस जो है वो बेसिकली प्रमोशन इन एम्प्लॉयमेंट उससे जुड़ा हुआ था, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 77th अमेंडमेंट 1995 से जुड़ा हुआ है। आपने अभी देखा भी था, तो नागराज जो केस है वो आपने 2007 का याद रखना है। आईआर सेलो केस जो है वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट को एडवाइस किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट कि आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन मत दें। पर आपको ये पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के अंदर 69% की रिजर्वेशन आज भी प्रिवेल करती है। इसमें सिर्फ इतने एनफ है, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। ज्ञान भारतम मिशन सिंपली क्या है कि जो हमारी पुरानी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, हमारे जितने भी पुराने पत्र लेख वगैरह पढ़े हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो डेटा है, हमने बेसिकली उस डेटा को मतलब एक तरीके से प्रिजर्व करना है, डिजिटाइज करना है, ताकि उसकी मतलब हमने डिजिटल फॉर्मेट में उसको रख लेना है, ताकि उसको हम बचा सकें, और हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको हम मतलब संजो के रख सकें। सिंपली ये करना है, इसमें और कुछ नहीं है। अभी तक हमने जैसे 44 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स को, यानी कि पत्रों पे लिखे हुए या पुराने समय के जो हमारे इस जो रिच हेरिटेज है उसको हमने डिजिटाइज किया है इन दी कृति संपदा, दैट्स अ नेशनल डेटाबेस ऑफ दी मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो कृति संपदा के अंदर हमने उसको डिजिटाइज फॉर्म में यहाँ पे प्रिजर्व कर लिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्प्री 2025। ये एक्चुअली स्कीम है हमारी ESIC की, दैट्स एम्प्लॉयज जो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। यानी कि अगर जो लोग मतलब फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनकी ना हम, या जैसे जो हमारे कर्मचारी होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में भी होते हैं, उनकी ना एक होती है स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि एम्प्लॉयज की एक कॉर्पोरेशन है जो स्टेट इंश्योरेंस से मतलब जुड़ी हुई है, इंश्योरेंस से मेन काम है इनका। तो इन्होंने ना अभी फिलहाल के लिए स्प्री 2025 और एमनेस्टी स्कीम यहाँ पे शुरू की है। ये थोड़ी सी टेम्परेरी स्कीम्स हैं, जिसके तहत क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। स्प्री के तहत देखो क्या करना है बेसिकली, इसका नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन या प्रमोटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉइज। यानी कि जो हमारे फैक्ट्रियों से जुड़े हुए एक्ट हैं, ESI से जुड़े हुए हमारा एक्ट है, उसके तहत जो एम्प्लॉयज हैं और एम्प्लॉयर्स हैं उनको यहाँ पे अपनी जो क्या आप कह सकते हैं कि इन लोगों को अपनी जो इंश्योरेंस है वो करवानी जरूरी है। इसके लिए यहाँ पर बेसिकली इनको टाइम दिया गया कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं करवाई है ना वो अब अपनी इंश्योरेंस वो करवा लें, जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया वो रजिस्टर करवा लें। ये आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दी गई है। तो टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रख सकते हैं तो अच्छा है। तो ये प्री 2025 के तहत यहाँ पे बात कही गई है कि जिन्होंने अभी तक रजिस्टर अपने आप को नहीं किया है अंडर दिस स्कीम, वो इसको कर लें, चाहे वो टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, वो भी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए एमनेस्टी स्कीम, ये भी ESIC की है। इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन पहले फैक्ट्री में काम करता था, अगर उसने कोई
इंश्योरेंस का कोई क्लेम लिया है तो वो अपने डैमेजेस, इंटरेस्ट या कवरेज को अभी क्लेम कर सकता है। अगर उसे कोई दिक्कत आ रही है तो वो अभी एमनेस्टी स्कीम के तहत अपने क्लेम को यहाँ पे मांग सकता है। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे पैसेक्स एंड द ईईजेड सर्वेलेंस इन द मॉरिशियस। तो आपने यहाँ पे सिंपली याद रखना है, अभी हमारी जो इंडिया की पहली ट्रेनिंग स्क्वाड्रन थी, जो नेवी की, हमारी नेवी की जो ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, उस उन्होंने, जिसका नाम है आईएनएस तीर, और आईसीजीएस सारथी और आईएनएस शार्दुल, इन्होंने ला रियूनियन, ये एक फ्रांस का पोर्ट है वहां पर, और एक पोर्ट लुई, जो पोर्ट लुइस है वो ये मॉरिशस का है, याद रखना है आपने। ला रियूनियन पोर्ट कहाँ, ये है फ्रांस का, और जो पोर्ट लुई है वो मॉरिशस का है। तो यहाँ पर अभी इन्होंने, मतलब ये हमारी जो शिप्स हैं वो यहाँ पे गई थी। तो जैसे फ्रांस के अंदर जो हमारे यहाँ पे आईएनएस तीर और आईसीजीएस यानी कि कोस्टल, जो कोस्ट गार्ड शिप है सारथी, याद रखना है आपने, आईएनएस तीर और कोस्ट गार्ड जो शिप सारथी, ये पासेक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने गए थे, जो कि इंडिया फ्रांस की नेवल पार्टनरशिप है। मॉरिशस में जो पोर्ट लुई पर, वहां तो ला रियूनियन पोर्ट था, तो यहाँ पे है पोर्ट लुई, यहाँ पे गया था हमारा आईएनएस शार्दुल। तो ये वहां पर मतलब इंडिया और मॉरिशस के जो आपसी हमारे रिलेशन है उनको स्ट्रेंथन अप करने के लिए हमने वहां पर एक जॉइंट एक्सरसाइज की है, और वो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर। तो बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसेंटली एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन द आदि कर्मयोगी अभियान। जो आदि कर्मयोगी अभियान है वो, इसके बारे में आपको क्या पता होना जरूरी है। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत हम जो ट्राइबल लोगों के, यानी कि जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर ना, हम उन लोगों की भलाई के लिए 20 लाख ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं, ताकि ये मतलब 20 लाख जो ऐसे लीडर्स होंगे जो उनकी लाइफ में चेंज लेकर आएंगे, और उनकी लाइफ को मतलब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उससे जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, उसका नाम है आदि कर्मयोगी अभियान। इसी तरह से ट्राइबल्स के लिए हमने एक और शुरू किया जिसका नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसके तहत हम उनको मतलब गवर्नमेंट की जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके बारे में उन ट्राइबल लोगों को बताएंगे, और उनको जो बेनिफिट हैं उनको पहुंचाएंगे। एक और यहाँ पे स्कीम है, दैट इज दी जनमन, पीएम जनमन, जिसका मतलब है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके तहत हम जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं उनकी हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन और लाइवलीहुड, और ये स्पेशली पीवीटीजी यानी कि बहुत ही पुराने तौर तरीके से रहने वाले ट्राइबल ग्रुप्स के लिए हमने ये शुरू किया है। तो आपको ना ये इनके बस पता होने चाहिए कि पीएम जनमन या जो आदि कर्मयोगी अभियान वगैरह, इनके टारगेट्स क्या हैं। रिसेंटली इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था, वो डिस्प्यूट के अंदर आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए वो यहाँ पहले देख लेते हैं। ये इंडिया रहा, इंडिया के तमिलनाडु वाला पोर्शन है, और इस तरफ ये श्रीलंका है, यहाँ पर जहाँ मैंने एस लिखा है। यहाँ पे जो रामेश्वरम, और रामेश्वरम के भी थोड़ा सा आगे की तरफ अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पे कच्छतीवू एक आइलैंड है यहाँ पर, जो कि छोटा सा आइलैंड है। और ये 1974 में ये आइलैंड जो है ना, बेसिकली हमने श्रीलंका को दे दिया था। और श्रीलंका के मतलब जो सरकार है, हमारे जो फिशरमैन है, इंडियन फिशरमैन है, उनको अलाउ करती है कि वो यहाँ की मछलियां पकड़ सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जब मछुआरे वहां पहुंचते हैं तो उनके पास बड़ी बड़ी बोट्स हैं, और बड़ी बड़ी बोट्स होने की वजह से, मतलब अच्छी क्वालिटी की बोट्स हैं, तो और वो काफी नीचे गहराई तक जो है ना मछलियां पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका के जो मछुआरे यहाँ पर मछलियां पकड़ने आते हैं उनको मछलियां नहीं मिलती। तो इसी वजह से यहाँ पे डिस्प्यूट है, और इस डिस्प्यूट को लेकर ही आपको ये थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो जगह है, दैट्स अ पार्क स्ट्रेट बोलते हैं इस जगह को, पार्क स्ट्रेट। ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जो पार्क स्ट्रेट है, बेसिकली ये पार्क बे को, बे ऑफ बंगाल इस तरफ जो है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इसको कनेक्ट करता है। सो पार्क यहाँ पे ये बेसिकली आप ज्योग्राफी में कवर कर लेते हो। कच्छतीवू के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन इस जगह पे आना जाना दोनों तरफ के कंट्रीज के मछुआरों का है। और 1974 में हम इस एरिया को, मतलब हम श्रीलंका को दे चुके हैं। 285 एकड़ का आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है बिल्कुल। और मैंने आपको बताया कि वहाँ पे इंडियन जो फिशरमैन है वो जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि वो वहाँ पर बड़े बड़े जो बॉटम ट्रॉलर्स लेकर पहुंच जाते हैं, बड़ी बोट्स लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मछलियों की कमी हो जाती है, और वहां के मछुआरों को मछलियां नहीं मिल पाती। और कई बार तो हमें भी वहां पर मछलियां नहीं मिलती, तो हम लोग मॉरिशस के जो हमारे मछुआरे हैं वो मालदीव के वाटर्स में पहुंच जाते हैं, और वहां पर पहुंचकर, या जो एक और वहां पे आइलैंड है गाइस इंडियन ओशन में, दैट्स डियागो गार्सिया, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये ब्रिटिश नेवी का मतलब एक आइलैंड है। यहाँ पे यूएसए की जो नेवी फोर्सेज है, नेवल फोर्सेज है, वो यहाँ पे रहती हैं। डियागो गार्सिया, वेरी इंपॉर्टेंट इन दी, ये इंडियन ओशन में एक हमारा मतलब आइलैंड है, ये याद रखना है आपने। तो हमारे जो ट्रॉलर्स हैं, मछुआरे हैं, वहां पर मालदीव वाटर में या इस एरिया में पहुंच जाते हैं डिएगो गार्सिया के पास, तो उनको वहां पे पकड़ लिया जाता है। तो ये एक अपने आप में डिस्प्यूट है, इसका और कोई आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आप बाकी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, आइसोब्यूटेनॉल जो है उसको हमने डीजल के साथ ब्लेंड करना है। अभी तक तो आपने सुना था कि इथेनॉल को हमने ब्लेंड करना है पेट्रोल के साथ, लेकिन पेट्रोल को हम ब्लेंड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब डीजल के साथ हम इथेनॉल को ब्लेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हमने शुरुआत की है आइसोब्यूटेनॉल को डीजल के साथ ब्लेंड करने की। तो लेकिन यहाँ पर एक्चुअली अभी तक ये जो इथेनॉल को डीजल के साथ हम जो ट्रायल कर रहे थे मिक्स करने के, वो फेल हो रहे थे। तो इसी वजह से अब हमने इथेनॉल की जगह चूज किया है आइसोब्यूटानॉल। आइसोब्यूटानॉल का फॉर्मूला ये होता है गाइस, C4H10, यहाँ पे O जो आप देख रहे हैं, ये फ्लेमेबल है और कलरलेस है। और आमतौर पे ये पेंट्स या कोटिंग्स या केमिकल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। और जो अगर इसकी प्रॉपर्टी देखनी हो तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि इसकी ना जो एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि काफी ज्यादा एनर्जी दे सकता है, इथेनॉल से ज्यादा हमारे लिए अच्छा है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब इथेनॉल ना यूज करके हम आइसोब्यूटेनॉल को मिक्स कर सकते हैं डीजल के साथ। और एक चीज और, इसमें जो ये ना पानी के साथ कम अटैच होता है आइसोब्यूटेनॉल, तो इसकी वजह से इसका फायदा क्या होगा कि हमारे जो इंजन्स हैं उनके अंदर वहां पे जंग वगैरह लगने का या पाइपलाइंस में जंग लगने का खतरा कम हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, आपको बस इतना इसमें याद रखना है। उसके बाद हम एक नेक्स्ट यहाँ पे जा रहे हैं, दैट्स समुद्र प्रदक्षिणा। समुद्र प्रदक्षिणा का मतलब होता है जब, प्रदक्षिणा का मतलब होता है एक चक्कर लगाना। तो अभी रिसेंटली क्या है कि हमारा एक जो मतलब फीमेल जो ट्राई सर्विसेज, यानी कि ऑल वुमेन सेलिंग सर्कम, जो सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन, यानी कि जो नारी शक्ति को दर्शाते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मतलब तीनों आर्म्ड फोर्सेस में जो फीमेल्स हैं उनको हमने अभी चूज किया है। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकार हैं, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 विमेन ऑफिसर्स हैं, और ये तीनों जो है ना एक इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी, वेरी इंपॉर्टेंट, 9 मंथ्स के लिए इस त्रिवेणी वेसल के अंदर ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी और लगभग 26,000 नॉटिकल माइल का एरिया कवर करेंगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर का नाम भी याद रखना है, दैट इज नोन एज दी समुद्र प्रदक्षिणा। और इसके तहत एक चीज और भी याद रखनी है आपने, ये इक्वेटर को 2 बार यहाँ पे क्रॉस करेंगी। और ये जो केप ल्यूविन है और केप हॉर्न है, केप ऑफ जो गुड होप है, उसको भी क्रॉस करेंगी। यानी कि जो हमारे पास ये 3 जो ग्रेट केप्स हैं उनको ये यहाँ पर क्रॉस करने वाली हैं। और साथ ही साथ यानी कि जैसे हमारे जो ऑस्ट्रेलिया है या अफ्रीका है और साउथ अमेरिका, उन जगहों को क्रॉस करने वाली हैं। और ये साउदर्न ओशियन और ड्रेक पैसेज, अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे देन यू विल कम टू नो अबाउट द साउदर्न ओशियन एंड द ड्रेक पैसेज। तो ये बेसिकली ये आप ज्योग्राफी के अंदर कवर करें, फिलहाल सिर्फ इतना ही याद रहेगा तो भी चलेगा। और साथ ही साथ ये फ्रीमेंटेल जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक पोर्ट है, इसी तरह से लिटिलटन जो न्यूजीलैंड का एक पोर्ट है, पोर्ट स्टैनले कनाडा का, और केप टाउन साउथ अफ्रीका का, इन जगहों पर भी ये वहां पे रुकेंगी। और उसके बाद अगर हम टेक्निकली देखें तो वर्ल्ड सेलिंग स्पीड रिकॉर्ड जो काउंसिल है उसके मुताबिक जो पर्सन पूरे लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस कर लेता है और लगभग 21,600 नॉटिकल माइल से आगे क्रॉस कर जाता है बिना किसी कैनाल वगैरह को क्रॉस किए, तो ये ना एक वर्ल्ड सेलिंग स्पीड रिकॉर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो एक्सपीडिशन है, जो अभी ये समुद्र प्रदक्षिणा होने वाली है, तो इसके अंदर ये रिकॉर्ड भी बनेगा। नोट दैट मच इंपॉर्टेंट, अगर याद रह जाता है तो एनफ है, अदरवाइज हम इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, दैट इज दी ब्लैक एस्परजिलस, वेस्टर्न घाट्स में मिली थी अभी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, सिंपली इसमें इतना याद रखना जरूरी है दैट हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ बहुत तरह की जो आप कह सकते हैं स्पीसीज हैं मिलती हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलती। तो एंडेमिक्स बोलते हैं उनको स्पीसीज को, काफी ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज हमें यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं। और ये जो फंगस है जो बेसिकली यहाँ पे अभी नाम देखा था हमने, दैट इज दी ब्लैक एस्परजिलस, ये बेसिकली फंगस है। और ये फंगस ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें मेडिकली, इंडस्ट्रियल में मतलब बहुत यूज करते हैं। क्योंकि जहाँ पे सिट्रिक एसिड यानी कि जो खट्टे जो चीजें होती हैं जहाँ बनानी होती हैं, और जहाँ पे फूड माइकोलॉजी या फर्मेंटेशन या एग्रीकल्चर में ये फंगस जो है बहुत काम आती है।
तो बेसिकली इसको वर्क हॉर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहा जाता है। तो बस ये थोड़ा आपको यहाँ पे एस्परजिलस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसेंटली एक न्यूज और भी थी कि एग्जाम्पशन फॉर द मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द फॉरेस्ट। तो ये ना एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हुआ क्या था कि जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारी एडवाइजरी एक कमेटी होती है, उन्होंने ना अभी कुछ एग्जाम्पशंस, यानी कि अगर आप फॉरेस्ट में जाके ड्रिलिंग करना चाहो, कुछ चीजों को वहां पे माइनिंग करना चाहो तो आपको अलाउड नहीं है, लेकिन अगर वो मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट हो तो आप फॉरेस्ट एरिया में माइन कर सको। इसीलिए कुछ एग्जाम्पशन यानी कि कुछ यहाँ पे छूट वगैरह दी गई है। तो एज सच नहीं है, बट ये जो इस प्रकार की फैसिलिटी दी जा रही है, बेसिकली 2023 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड किया था हमने 2023 में। उसके तहत हम मिनरल्स को ड्रिल, यानी कि अगर फॉरेस्ट एरिया में हमें अच्छे मिनरल मिल रहे हैं वहां पे, तो हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज अलाउड नहीं है। तो इसके अंदर ना यहाँ पर जैसे पर 10 स्क्वायर किलोमीटर के तहत हम कितने बोर होल वगैरह कर सकते हैं, वहां पे गड्ढे कर सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स को निकालने के लिए। उनको यहाँ पे बताया गया है कि 62 to 80 आप बोर होल्स कर सकते हो 10 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। और वो भी हर बोर होल जो है ना आपका 6 इंच इन डायमीटर का हो सकता है, ताकि आप इस तरह के मिनरल्स को निकाल सकें। पहले वाले अलग थे उसमें, बट अब हमें ये मेरे मुताबिक इस तरह के क्वेश्चन जो नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये याद रह जाते हैं आपको तो एनफ है इसमें। सो बेसिकली आज पूरे वर्ल्ड को जो है ना, क्योंकि हर तरफ अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स के लिए हमें बहुत तरह के जो आप कह सकते हैं कि हमें काफी तरह के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, और उन्हें हम जहां से भी हमें मिल रहे हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अभी। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट यहाँ पर इंडिया के पास ना जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, हमने अपनी लिस्ट एक लॉन्च की है जिसके तहत हमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स निकालने हैं या हमारे पास होने चाहिए। लेकिन इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर इंपोर्ट कर रहा है, जो वो कहाँ से, बेसिकली चाइना से मेनली। तो आज हमारे जहां जहां पे आप देखो, जहां हमें स्टोरेज करनी पड़ती है एनर्जी की, वहां पर हमें मतलब इन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो इंडिया ने ना ऑलरेडी, यहाँ पे याद रखना है आपने, कि एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है ना हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसके तहत हमने 1200 जो डिपॉजिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। यानी कि हम उन एरिया से 2030 तक हम उन जगहों से इस प्रकार के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको निकालेंगे। और आने वाले समय में जो लिथियम, कोबाल्ट या बाकी क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। हमने एक और अच्छी बात की है कि यूनियन बजट में 24-25 में हमने ये मतलब जो कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी होती है जब विदेश से कोई सामान मंगवाते हैं तो उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगता है, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स अगर आज हम मंगवाते हैं तो उनके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। 2023 में इंडिया में लिथियम की डिस्कवरी हुई थी, आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का रायसी जो एरिया है वहां पर। ये कुछ आपको टिडबिट्स हैं, वो आपको पता होंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से विदेशों में भी हमारी जो कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि काबिल। काबिल क्या है, दैट्स अ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, 2019 में बनी थी। तो ये जॉइंट वेंचर है जिसके तहत हमारी जो कंपनी है ये काबिल, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेती है और अलग अलग देशों में जाकर वहां पे क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती है, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। इसी तरह से मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी इंपॉर्टेंट है गाइस। ये यूएसए का एक ग्रुप है, यानी कि इसमें लीडर है यूएसए, और 2023 में ये एक जो आप कह सकते हैं कि मिनरल सिक्योरिटी जो पार्टनरशिप है इसको शुरुआत की गई थी, जिसके तहत पूरे वर्ल्ड में क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है वो बनाकर रखेगा ये ग्रुप। तो इंडिया ने उसको ज्वाइन किया हुआ है, ये याद रखना है आपने, जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है। इसके बाद ये ना कुछ मॉस्किटोज अभी जैसे इनसे जुड़ी हुई कुछ डिसीज अभी न्यूज में थी, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जो एडीज मॉस्किटो होता है उससे कौन कौन सी डिसीज होती है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है, चिकनगुनिया, डेंगू, और इसी तरह से येलो फीवर एंड जीका, और ये जैसे रिफ्ट वैली और लिम्फेटिक फिलेरिसिस। ये नाम आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए जीके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जीका, चिकनगुनिया, डेंगू या येलो फीवर एडी से होते हैं, जबकि जो मलेरिया होता है वो यहाँ पर एनाफिलीज से होता है, जबकि कुलेक्स से होता है, दैट इज दी जापानीज एंसेफेलाइटिस, जिसे जापानी या दिमागी बुखार भी कहा जाता है। और वेस्ट नाइल फीवर ये यहाँ पर कुलेक्स की वजह से होता है। तो आपको सिंपली ये याद रहे तो अच्छा होगा।
उसके बाद है यहाँ पे इंडिया एक्सप्लोर्स द रेयर अर्थ डील विद द म्यांमार। एक्चुअली क्या है कि हमारे इंडिया के साथ जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, वहां पर एक ग्रुप है जो कि काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के नाम से ग्रुप है। हमने अभी उनके साथ अभी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोलैबोरेट कर रहे हैं हम उनके साथ, कि ताकि मतलब हम उनके कुछ एरिया से रेयर अर्थ जो है ना उनको वहां पे एक्सट्रैक्ट कर सकें। रेयर अर्थ मेटल्स कौन सी होती हैं ये याद रखना है आपने। और ये बेसिकली हम इस एरिया से कौन सी निकाल रहे हैं, जो इनका जो काचिन एरिया है, याद रखना है आपने, जो काचिन स्टेट है, बेसिकली काचिन स्टेट से हम निकाल रहे हैं। और है दैट इज ही डिस्प्रोसियम एंड डिटर्बियम, ये दो हमारे पास मतलब ये दो इस स्पेशली हमारे पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिनके लिए हम यहाँ पे इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ। ये KIA जो है 1961 में बना हुआ ग्रुप है, काफी इन्फ्लुएंशियल वहां पर का आर्म्ड ग्रुप है ये, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज रेयर अर्थ मेटल जो होती हैं वो ऐसा नहीं है कि वो रेयर होती हैं, वो बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर हम आपने पीरियोडिक टेबल कभी ना कभी देखा होगा, तो उसके अंदर जो 17 एलिमेंट्स हैं उनके अंदर यहाँ पर 15 तो लेंथेनाइड हैं, और उनके साथ स्कैंडियम और यूट्रियम को जोड़ दिया जाए तो इनको बोलते हैं हम दैट इज ही रेयर अर्थ मेटल्स। तो आपको ये रेयर अर्थ मेटल्स याद नहीं रखनी है। और इसके अंदर सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ये रेयर नहीं होती हैं, कि धरती पे बहुत कम है। एक्चुअली ये बहुत मतलब इनकी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, लेकिन ये मेटल्स बहुत जरूरी हैं और ये ना बहुत कम क्वांटिटी में हमें मतलब कहीं पर इंडिपेंडेंटली मिलती हैं। ये किसी न किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो इसीलिए इनको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना और प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बस ये इसीलिए इनको रेयर अर्थ मेटल्स बोला जाता है। ठीक है। और क्योंकि आजकल हमारा अगेन जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा एक यूसेज बढ़ गया, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स में कौन से आते हैं, तो आपने यहाँ पर बोलता है दैट्स डिस्प्रोसियम, टर्बियम और एर्बियम, ERBIUM। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास जो है ना लार्जेस्ट, हम यानी कि फिफ्थ लार्जेस्ट रेयर अर्थ के रिजर्व्स हैं हमारे पास। लेकिन अभी भी हमें जो है ना रेयर अर्थ जो हमें जैसे मैग्नेट्स हैं, अगर मैग्नेट्स की बात की जाए तो हम चाइना से अभी मंगवा रहे हैं। तो रेयर अर्थ मैग्नेट कहाँ यूज होते हैं? ऑटोमोबाइल्स में, विंड टर्बाइंस में, मेडिकल डिवाइसेस में और भी कई तरह के गुड्स में। तो हमारे यहाँ पे जो रेयर अर्थ की माइनिंग होती है इंडिया के अंदर, वो कौन करता है? तो आपने याद रखना है, इंडिया में करता है यहाँ पे IREL। एक सरकारी कंपनी है, तो इसको हम मिनी रत्ना बोलते हैं, यानी कि एक अच्छे लेवल की कंपनी होती है। जो इससे अच्छे लेवल की होती है उसको हम नवरत्ना, और उससे अच्छी होती है महारत्ना। तो मिनी रत्ना कंपनी भी एक अच्छे लेवल की है। तो एक सरकारी कंपनी IREL को ही एक जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि वही इंडिया में रेयर अर्थ में जो माइनिंग है वो कर सकती हैं। और ये एक्चुअली सभी तरह की जो माइनिंग से निकलने वाला जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करती हैं जो इंडिया के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट को, ताकि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी रहे। और इसी तरह से ये इनका जो अपना प्लांट है दैट इज इन दी उड़ीसा, और उनको रेयर अर्थ मैग्नेट्स को या जो मेटल्स हैं उनको रिफाइन किया जाता है केरला के अंदर। सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। इंडिया ने ये बहुत पहले जो है ना मतलब एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया था अपना 2025 में, जो हमने ऊपर वहां पे कवर कर लिया है। सो गाइस आई फील दैट इस सेशन के लिए ये जहां जहां मैंने आपको बताया कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप उन एरियाज को याद रखें, और उसके अलावा और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा मेरे मुताबिक यहाँ पे नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ पे साथ साथ जैसे न्यूज़पेपर को कवर करते रहें या रोज के करंट अफेयर कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको सिर्फ इतने से ही जो है ना, जो मैंने इसमें होमवर्क दिया या आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उतना भी याद रखेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, रफ नोट्स भी तैयार कर लेंगे, तो भी ठीक रहेगा। आई होप आप मेरे द्वारा दी गई इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।